तारीख 18 अप्रैल 2001, जगह बांग्लादेश से सटी सीमा। भारत के 16 जवानों की बेरहमी से हत्या। किसी जानवर की तरह शवों को टांग ले गए बांग्लादेशी। ये उस खौफनाक वारदात की सच्ची कहानी है जब भारत बांग्लादेश की सीमा पर सरेआम बांग्लादेश राइफल्स के जवानों ने बीएसएफ के 16 जवानों की बेरहमी से हत्या कर दी थी और इस तरह से बांस में बांध कर ले गए थे जैसे किसी मरे हुए जानवर को ले जाया जाता है। ये सब कुछ उसी बांग्लादेश में हो रहा था जिसे इंदिरा गांधी ने साल 1971 में पाकिस्तान के कब्जे से आजाद कराया था और इस आजादी के बदले में भारत को यही सिला मिला। हमारे 16 बीएसएफ जवानों को बेरहमी से मार दिया गया। उस वक्त ये दर्दनाक घटना तमाम अखबारों की सुर्खियां बनी थी। इसके बाद साल 2008 में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आतंकवादी आए और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में ऐसा आतंकी हमला किया जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। लेकिन इसके बावजूद तत्कालीन कांग्रेस सरकार पाकिस्तान सरकार को आतंकियों के डोजियर ही भेजती रही, कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। और जब साल 2013 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बयान दिया कि पाकिस्तान की धरती पर आतंकवाद को पनाह मिल रही है और इस विषय पर उनकी चर्चा अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा से भी हुई, तब पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भारत के प्रधानमंत्री को देहाती औरत कहकर मजाक उड़ाया था। एक वो दौर था और एक आज का दौर है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता संभाल रहे हैं और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो एक आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर बिलबिलाते हुए भारत सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि इस हत्या में भारत सरकार के एजेंट्स का हाथ हो सकता है। वैसे तो कनाडाई पीएम के इस बेबुनियादी आरोप को भारत सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन एक आतंकी के मारे जाने के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री के चेहरे पर भारत के खुफिया एजेंट्स का जो डर दिख रहा है, वो डर इस बात की गवाही दे रहा है कि भारत की तेज तर्रार खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ का भौकाल पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। ये डर कुछ ऐसा है जैसा डर इजराइल की खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद को लेकर पूरी दुनिया में है। यही वजह है कि अब तो ये सवाल उठने लगे हैं, क्या मोसाद की राह पर चल पड़ी है खुफिया एजेंसी रॉ? क्या भारत के दुश्मनों को चुन चुन कर मार रही है रॉ? क्या विदेश में किसी खुफिया मिशन पर है जांच एजेंसी रॉ? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, देश के बाहर बैठे भारत के दुश्मनों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। हिंदुस्तान के दुश्मनों का खात्मा। फर्जी पासपोर्ट के साथ अवैध रूप से कनाडा में दाखिल हुआ हरदीप सिंह निज्जर यहाँ प्लम्बर का काम करते करते खालिस्तानी आतंकी बन गया। जून 2023 में कनाडा के सरे में एक गुरुद्वारे के पास 2 अज्ञात हमलावरों ने उसकी हत्या कर दी। भारत में वो मोस्ट वांटेड आतंकी था। एनआईए ने उसके बारे में जानकारी देने के लिए 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा था, तो वहीं इंटरपोल ने रेड कॉर्नर अलर्ट जारी किया था। साल 2023 के सितंबर महीने में पीओके की एक मस्जिद में रियाज अहमद और अब्बू कासिम की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी था। मौलाना मसूद अजहर साल 2019 में पेशावर के जिस मदरसे में छिपा हुआ था उसमें एक बड़े विस्फोट से बच गया। हालांकि तब से मोस्ट वांटेड आतंकवादी की कोई सार्वजनिक मौजूदगी नहीं दिखी, जिससे ये अटकलें शुरू हो गई कि क्या वो मर चुका है। कांधार विमान को आतंकियों से छुड़ाने के बदले उसे रिहा किया गया था। हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े आतंकी बशीर अहमद पीर की फरवरी 2023 में रावलपिंडी के नजदीक से गोली मारकर हत्या कर दी गई। कश्मीर के रहने वाले बशीर को भारत ने आतंकी घोषित किया था। अल बदर कमांडर सैयद खालिद रजा को फरवरी 2023 में कराची में सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क खड़ा करने वाले खालिद को भारत ने आतंकी घोषित किया था। ब्रिटेन में भारतीय मिशन को निशाना बनाने वाले खालिस्तानी आतंकी अवतार सिंह खांडा की जून 2023 में बर्मिंघम के अस्पताल में अज्ञात कारणों से मृत्यु हो गई। पंजाब का रहने वाला था खांडा।
ISIS के शीर्ष कमांडर के रूप में कार्यरत कश्मीरी आतंकवादी एजाज अहमद एंगर को फरवरी 2023 में अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में कथित तौर पर मार दिया गया। मई 2023 में खालिस्तान कमांडो फोर्स के परमजीत सिंह पंजवार की लाहौर में 2 बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पंजाब के रहने वाले पंजवार की पिछले 30 सालों से तलाश कर रही थी भारत की पुलिस। जैश ए मोहम्मद के मिस्री जहूर इब्राहिम की मार्च 2022 में कराची में गोली मारकर हत्या कर दी गई। 1999 में कांधार हाईजैक कांड के दौरान आतंकी मिस्री जहूर ने ही यात्री रुपिन कात्याल का गला काट दिया था। भारत में नकली मुद्रा भेजने में शामिल एक संदिग्ध ISI ऑपरेटिव लाल मोहम्मद को 2022 में काठमांडू के बाहरी इलाके में पीछा किया गया और गोली मार दी गई। पाकिस्तान और दाऊद इब्राहिम के गिरोह से भी था उसका कनेक्शन। खालिस्तानी आतंकवादी हरविंदर रिंदा की नवंबर 2022 में कथित तौर पर नशीली दवाओं के ओवरडोज के कारण लाहौर के अस्पताल में रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। पंजाब के तरन तारण का रहने वाला था रिंदा। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर भारत में कई वारदातों को अंजाम दे चुका था। नवंबर 2022 में ही इटली में खालिस्तानी आतंकवादी और रिंदा का सहयोगी हैप्पी सांधेरा भी इटली में मारा गया। ISI की पनाह पर फलने वाला आतंकी हैप्पी सांधेरा भारतीय जांच एजेंसियों की मोस्ट वांटेड लिस्ट में था। साल 2022 के नवंबर महीने में ही मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकी कुलविंदरजीत सिंह खानपुरिया को दिल्ली एयरपोर्ट पर दबोचा गया। उस पर 5 लाख रुपए का इनाम था। उसका लिंक बब्बर खालसा, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स जैसे आतंकी संगठन से था। संयुक्त राष्ट्र की ओर से घोषित वैश्विक आतंकवादी और लश्कर ए तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद के घर के बाहर जून 2021 में एक शक्तिशाली बम विस्फोट में हुआ था, जिसमें 3 लोग मारे गए थे। हालांकि हाफिज सईद बच गया था। पाकिस्तान से लेकर कनाडा और इटली तक दुनिया भर में कुछ इसी तरह से भारत के दुश्मनों का खात्मा किया गया। किसी को जहन्नुम में पहुंचा दिया गया तो किसी को दबोच लिया गया। और इन सभी वारदातों से भारत की जांच एजेंसियों का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से उन्हें जहन्नुम में पहुंचाया जा रहा है, उससे एक सवाल तो जरूर उठ रहा है, क्या वाकई भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का इसमें हाथ है? क्या वाकई खुफिया एजेंसी रॉ किसी सीक्रेट मिशन पर है? क्योंकि भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाने वाले इन आतंकवादियों को हाल के 2-3 सालों के अंदर ही मौत के घाट उतारा गया है। कुछ इसी तरह से इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद भी अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मारती है। वो इस काम में वक्त जरूर लेती है, लेकिन अपने दुश्मनों को छोड़ती नहीं है। उन्हें मारती भी है और कोई सबूत भी नहीं छोड़ती। यही वजह भी है कि खालिस्तानियों के हो रहे खात्मे के बाद सोशल मीडिया पर भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की तुलना मोसाद से होने लगी है। एक एक्स यूजर ने लिखा, रॉ मोसाद की तरह बन चुकी है। पिछले कुछ वर्षों में विदेशी भूमि पर भारतीय शत्रुओं की अनेक अकारण हत्याएं हुई हैं। इसमें मोदी जी का व्यक्तिगत आशीर्वाद है, जिसे अजीत डोभाल ने विधिवत क्रियान्वित किया है। जस्टिन ट्रूडो ने तो इसकी पुष्टि तक की है। ये मोदी के नेतृत्व में नया भारत है। एक और एक्स यूजर ने लिखा, यकीनन लगता है मोसाद जैसी संस्था भारत में बन चुकी है, इसलिए विश्व स्तर पर खटमल निपटाए जा रहे हैं, वरना कनाडा इतना न डर जाता। निशिकांत नाम के एक एक्स यूजर ने लिखा, कई सारे ऑपरेशंस मोसाद ने भी किए हैं और CIA ने भी किए हैं। कितने ऑपरेशंस की जिम्मेदारी कहां की सरकारों ने ली है। हरिओम गोस्वामी नाम के एक यूजर ने लिखा, वो मोदी है, उसे किसी के जैसा बनने की जरूरत नहीं, और रही बात रो की, वो किसी मोसाद से कम नहीं है। शैलेश पांडे नाम के यूजर ने लिखा, मैं नहीं जानता कि खालिस्तानी को कनाडा में किसने मारा, पर अब जस्टिन ट्रूडो के बयान के बाद एक बात तो साफ है कि रॉ के हाथ लंबे हैं, मोसाद से भी बड़े। एक यूजर ने लिखा, ये नया भारत है, जवाब देना जानता है। वैसे भी अगर अमेरिका ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मारे तो ठीक, अल जवाहिरी को अफगानिस्तान में मारे तो ठीक, इजरायली एजेंसी मोसाद ईरान में कोई ऑपरेशन करे तो ठीक, और भारत एक आतंकी को कनाडा में मारे तो गलत। गजब का दोगलापन है। खालिस्तानियों की हत्या में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का भले ही कोई हाथ ना हो, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरह से उसकी तुलना इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से की जाने लगी है। वैसे एक बात और आपको बता दें
किसी भी देश की खुफिया एजेंसी हो, वो अपने देश के दुश्मनों को ठोकने के बाद उसकी जिम्मेदारी नहीं लेती। शायद यही वजह है कि खालिस्तानियों की मौत में भले ही भारत के एजेंट्स का नाम ना हो, लेकिन कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो कह रहे हैं कि निज्जर की हत्या में भारत के एजेंट्स का हाथ हो सकता है। उनका ये बयान बता रहा है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को लेकर उनके दिल में कितना डर बैठ गया है। वैसे आपको बता दें, जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, भारत की एक ऐसे मजबूत देश के रूप में छवि बनकर उभरी है जो अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं है। तो 2015 में भारतीय सेना ने नगा उग्रवादियों के खिलाफ सीमा पार म्यांमार जाकर ऑपरेशन को अंजाम दिया। 2016 में उरी हमले के बाद एलओसी के पार जाकर सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। 2017 में डोकलाम विवाद के दौरान भारत 73 दिनों तक चट्टान की तरह चीन के आगे डटा रहा, जिसके बाद चीन ने घुटने टेक दिए। 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारतीय सेना ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान को सबक सिखाया। 2020 में गलवान विवाद के दौरान चीन और भारत के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए और चीन के 38 जवानों की मौत हुई। बात चाहे सीमा पार जाकर ऑपरेशंस को अंजाम देने की हो या फिर सीमा पर डटकर चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की, आज का भारत पीछे हटने वालों में से नहीं है। आंख में आंख डालकर बात करने वाला भारत है और जरूरत पड़ने पर घर में घुसकर मारने का दम भी रखता है। भारत के अंदर आज ये ताकत आई है तो इसकी एक वजह मोदी सरकार है। भारत सरकार के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले अजीत डोभाल को माना जाता है, जो फिलहाल साल 2014 से ही उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। और भारतीय सेना जब भी किसी मिशन को अंजाम देती है तो उसमें अजीत डोभाल की भूमिका जरूर होती है। यहाँ तक कि कूटनीतिक मामलों में भी अजीत डोभाल का बड़ा दखल होता है। यही वजह है कि मोदी सरकार ने उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया हुआ है। वो एक ऐसे आईपीएस